सरकारी नियोजित है नहीं। जब सरकार ने यह तय कर दिया है कि इनकी सेवा 60 वर्षों तक है, डेट ऑफ रिटायरमेंट तक है, तब तो नियोजित कैसे हो सकता है? नियोजित का अर्थ मैं बार बार कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। विशिष्ट शिक्षक चुनने के लिए एक सरकार ने स्कीम लाई, बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि भाई शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। सरकार ने कहा हम स्कीम लाते हैं, उसी के अनुसार यह नियमावली आई। अब विशिष्ट शिक्षकों को चुनना था इनको, ठीक है, नियम बन गया इसके लिए। अब नियम का एक होता है, कोई भी नियम का एक दायरा होता है, इसका दायरा सीमित था शिक्षकों को चुनने तक। कमेटी में निर्णय हुआ कि जो लोग 3 बार परीक्षा नहीं देते हैं अथवा सफल नहीं हो पाते हैं उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए, जो नियम बना था शिक्षकों को चुनने के लिए, उस नियम के अंतर्गत एक कमेटी बना के सेवा मुक्ति की बात करना सरासर असंवैधानिक है, इलीगल है। बिहार में नियोजित शिक्षकों को देखते हुए सक्षमता परीक्षा ली जानी है, लेकिन इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में नियोजित शिक्षकों ने यह साफ कह दिया है कि 13 फरवरी को यानी कि कल हम विधानसभा सत्र के दौरान बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है नियोजित शिक्षक। मामला पटना हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। तो वहीं जिस तरीके से लगातार मांग कर रहे नियोजित शिक्षक, इसको लेकर आज हम पहुंच गए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार रंजन सानू के पास। जुड़ेंगे, बात करेंगे। सानू जी, लगातार नियोजित शिक्षक मांग कर रहे हैं, ऐसे में इनकी मांगे कहां तक जायज है? बिल्कुल जायज है। देखिए, आप बिहार में जो 26 दिसंबर 2023 को गजट नोटिफिकेशन हुआ था, जिसके अंतर्गत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आई थी, उसका उद्देश्य क्या था? पहले छोटी सी बात हम समझ लेते हैं। उसका उद्देश्य था जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको चुने शिक्षकों के बीच में, और उनको जो बीपीएससी द्वारा बहाल शिक्षक है उनके बराबर उनको लाभ दें, जो भी सैलरी में हो और अदर अलाउंसेस में लाभ हो वो लाभ दें विशिष्ट शिक्षकों को चुनकर। अब जो ये नियोजित शिक्षक जिनको आप कहते हैं, पहली बात तो ये नियोजित है नहीं। जब सरकार ने ये तय कर दिया है कि इनकी सेवा 60 वर्षों तक है, डेट ऑफ रिटायरमेंट तक है, तब तो नियोजित कैसे हो सकता है? नियोजित का अर्थ मैं बार बार कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी इसको कैसे बोल सकते हैं? जब आप कहते हैं कि नौकरी आपके रिटायरमेंट तक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी तो पहली बात है नहीं। तो नियोजित कहना ही एक थोड़ा मिसलीडिंग स्टेटमेंट है जब मुद्दे पे आते हैं। अब विशिष्ट शिक्षक चुनने के लिए एक सरकार ने स्कीम लाई, बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि भाई शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। सरकार ने कहा हम स्कीम लाते हैं, उसी के अनुसार यह नियमावली आई। अब विशिष्ट शिक्षकों को चुनना था इनको, ठीक है, नियम बन गया इसके लिए। अब नियम का एक होता है, कोई भी नियम का एक दायरा होता है, इसका दायरा सीमित था शिक्षकों को चुनने तक, ठीक है। नियम बने, नियम का नियम 4 कहता है, इस नियम का नियम 4 कहता है कि भाई जो लोग इस परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे या परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे, उनके विषय में सरकार निर्णय लेगी और एक कमेटी बनेगा। कमेटी उसके लिए जिम्मेवार होगा निर्णय लेने के लिए। सरकार ने कमेटी भी बना दिया। कमेटी में प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बन गई, जिसमें कि आनंद किशोर जी और अलग अलग लोग हैं उस कमेटी में। उस कमेटी में निर्णय हुआ कि जो लोग 3 बार परीक्षा नहीं देते हैं अथवा सफल नहीं हो पाते उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। देखिए, जो नियम बना था शिक्षकों को चुनने के लिए, उस नियम के अंतर्गत एक कमेटी बना के सेवा मुक्ति की बात करना सरासर असंवैधानिक है, इलीगल है, ठीक है। अब कोई भी रूल या एक्ट होता है ना, उसके प्रावधान या उसके अंतर्गत कोई नियम बनता है या उसके अंतर्गत कोई कार्रवाई होती है, तो उसके एम्बिट में ही होता है, उस अम्ब्रेला के चारों तरफ ही होता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है। तो सरासर इलीगैलिटी है, उसके बियॉन्ड चले गए हैं। और जब सरकार ने पहले से नियम बनाए हुए हैं कि जिस दिन आप सेवानिवृत्त होंगे तब तक आपकी नौकरी है, तो ये नियम से कैसे उनको आप नौकरी से हटा सकते हैं? परीक्षा ना देने पर या परीक्षा में फेल होने पर उनको नौकरी से हटाना गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि सेवा शर्त जो इनका है शिक्षकों का, जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, कहीं ये बात नहीं थी कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा आप कोई परीक्षा में पास नहीं होंगे तो। सेवा शर्तों का भी उल्लंघन है और एक बेरोजगारों की फौज बनाने की तैयारी है। जी, लगातार जिस तरीके से नियोजित शिक्षक मामला लेकर पटना हाईकोर्ट पहुंच रहे, उसमें कई सारी और भी विसंगतियां बताई जा रही है। 3 अटेम्प्ट के बारे में आपने बताया कि 3 अटेम्प्ट में अगर पास नहीं करते तो उनको हटा देने की बात कही जा रही है सेवा से। ऐसे में ये भी बातें सामने निकल के आ रही है कि बीपीएससी का जो सिलेबस है उसी से रिलेट करके नियोजित शिक्षकों से सवाल किया जाए। देखिए, शिक्षकों का कहना है कि भाई हम मान लीजिए प्राइमरी स्कूल में है, पिछले 15-20 वर्षों से प्राइमरी स्कूल में अध्यापन कर रहे हैं। अभी प्राइमरी स्कूल में है, पिछले 15-20 वर्षों से प्राइमरी स्कूल में अध्यापन कर रहे हैं। अब अचानक आप हमें
बीपीएससी का सिलेबस लेके एग्जाम लेते हैं। स्वाभाविक है, जो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहा है 1 से 5 क्लास तक तो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसी पाठ्यक्रम से अभ्यस्त है। सीनियर क्लासेस में तो पढ़ा नहीं पाया है, और बीपीएससी का जो सिलेबस है आपको ही मालूम है, वो सीनियर क्लासेस का भी सिलेबस है उसमें, और कठिन भी है। तो थोड़ा सा वो गलत है शिक्षकों के साथ। और देखिए इस परीक्षा में अगर ये 3 बार के बाद अगर निकालने की बात नहीं होती तो फिर भी ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। जो शिक्षक थे अपना शिक्षक बने रहते, जो बहुत विशिष्ट हैं विशिष्ट शिक्षक बन जाते, लेकिन इनको नौकरी से निकाल देंगे आप इस सिलेबस की वजह से, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। इसको देखने की आवश्यकता है। जो आप ऑनलाइन टेस्ट की बात कर रहे हैं, गांव ग्रामीण में पंचायत और निकाय स्तर पे जो बहाली हुई है उसमें कितने ट्रेंड, आज से 15-20 वर्ष पहले कंप्यूटर का जमाना तो था नहीं, और कितने ट्रेंड शिक्षक आए सिस्टम में जो कंप्यूटर जानते हैं। आपको पता है ये बात। ग्रामीण स्तर पे हम उतने तरक्की कर ही नहीं पाए। ग्रामीण स्तर पे हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग 15 साल पहले देते थे। अब उनसे अचानक आपने ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात कह दी। अब वो लोग ट्रेंड नहीं है तो परीक्षा देने में सहूलियत होगी। परीक्षा देने में सहूलियत होगी तो नौकरी से बाहर का दरवाजा दिखाने की तैयारी चल रही है। इसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था भी सरकार कह रही है कर देगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनिंग की व्यवस्था जो है उनके स्कूल से कितना दूर है, और वो लोग क्लासेस के बाद ट्रेनिंग करने जाएंगे, फिर उसके बाद उनको वापस आना है और 9 बजे रात को छूट के वापस आएंगे, फिर अगले दिन क्लासेस लेना है और फिर एग्जाम की तैयारी भी करनी है। थोड़ा सा हार्श डिसीजन से, बुद्धि की कमी के कारण, एप्लीकेशन ऑफ माइंड की कमी के कारण सरकार ने ऐसे निर्णयों को लिया है। और इसको देखिए आइसोलेशन में किसी एक बिंदु को देखेंगे तो शायद उतना गलत ना लगे, लेकिन अब सारी चीजों को एक साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर स्तर पे गलतियां कर रही है सरकार। सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा एग्जाम सक्षमता परीक्षा के बाद, इसको देखते हुए उनको कहीं और भी भेजा जा सकता है, यानी कि कहीं और ट्रांसफर हो जाएगी। ये भी सवाल उठ रहा है। 3 जिलों की बात है, 3 जिलों का प्रेफरेंस देना है, और उन 3 जिलों में से सरकार कह रही है कहीं भी भेज सकती है, अथवा उन 3 जिलों के अलावा भी सरकार स्वतंत्र होगी भेजने के लिए। थोड़ा गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति 20 साल से एक ही जगह रह रहा है, पढ़ा रहा है, और शुरुआत की जो उनकी भर्ती हुई थी उसमें कहीं ऐसा नहीं था कि भाई आपको पंचायत के बाहर या इस नगर निकाय के बाहर आपको सेवा देनी होगी, क्योंकि उनका नियुक्ति वहीं हुआ था, उसी स्तर पर नियुक्ति हुई थी, तो वहीं की सेवा थी। अब अचानक उसको विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे और बाहर भेजेंगे। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं आप विशिष्ट शिक्षक मुझे बना रहे हैं इसलिए भेज रहे हैं, मैं स्वयं अपनी चाहत से लाभ ले रहा हूं तो मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, वो कुछ हद तक जस्टिफाइड भी लग रहा है सुनने में। लेकिन आप बताइए कि जो नहीं परीक्षा देंगे तो उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो सिर्फ विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए अगर ट्रांसफर होता तब तो फिर भी कुछ हद तक वो संतोषजनक बात है, लेकिन अगर वो व्यक्ति फेल कर जाता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देगा। सानू जी, पटना हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, क्या असर देखने को मिलेगा? जिस तरीके से सुनवाई लगातार होने की बातें हो रही है, इसको कमेटी ने जो निर्णय लिया है जी नियम 4 के आलोक में बिल्कुल गलत है, और उस कमेटी के निर्णय का अनुपालन अगर बिहार सरकार करती है तो हाईकोर्ट में यह मामला बहुत मजबूत है और इसको सेट असाइड होने योग्य है, और इसको सेट असाइड हाईकोर्ट को कर देना चाहिए। सरकार को बड़ा अंडरस्टैंडिंग झटका क्या, सरकार तो बड़े कार्य में व्यस्त है, तो छोटे स्तर के लेवल, छोटे मतलब प्रधान सचिव या उनसे नीचे स्तर के लोग करते हैं। सरकार का पूरा अमली जामा जो है वो, और उनकी प्राथमिकताएं अनेक हैं, उनको तो बस भर्ती करने की सुध है, वो भर्ती करना चाहते हैं। अब नीचे स्तर के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, डायरेक्टर, सचिव, प्रधान सचिव, इस स्तर के लोग हैं, ये लोग थोड़ी होता है ना, उनको काफी अथॉरिटी का जो नशा होता है वो उस नशे के कारण आम शिक्षकों का दर्द या आम शिक्षकों की परेशानी उनको थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, और कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट न्याय करेगा तो अपने आप चीजें समझ में आने शुरू हो जाने से पहले नियोजित शिक्षकों को क्या कहिएगा? बिल्कुल आप डटे रहें, पूरी जोर शोर से तैयारी करें, कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर भी। कोर्ट के बाहर तैयारी इसलिए करें कि देखिए ये मांग कितनी पुरानी थी आपकी, कि आप के बाहर तैयारी इसलिए करें कि देखिए ये मांग कितनी पुरानी थी आपकी कि आप राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं। सरकार आज ये स्कीम लेके क्यों आई, आज से 10 वर्ष पहले क्यों नहीं लाई? क्योंकि आप लोगों का दबाव था, पूरे बिहार में नियोजित शिक्षकों का एक दबाव था। उसी दबाव का इस्तेमाल करते हुए आप एकजुट रहें, अलग अलग संगठन हैं, सब में हो सके कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हों। डिफरेंसेस तो परिवार में भी रहते हैं, पिता पुत्र में रहते हैं, भाई भाई में रहते हैं, तो उन डिफरेंसेस को भूल के एकजुट होकर लड़ाई करने की आवश्यकता है। और देखिए नौकरी से निकालने की बात है, हो सके सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट 1% भी मान लेते हैं कर दिया तो कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तो इसको रोकने के लिए अपने पूरे बल के साथ, अपनी पूरी बुद्धि के साथ, विवेक के साथ रेसिस्ट करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना, ये थे पटना हाई कोर्ट के हमारे एडवोकेट जी, और स्पष्ट रूप से इन्होंने पूरी बात रखी
और उनका कहना है कि भाई कहीं ना कहीं जीत आपको मिलेगी, बस तैयारी बना के रखिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।